औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री of class 10th. Dear students of class 10th, today we will start the first chapter of chemistry from your class. The first chapter is chemical equilibrium. तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर के स्टार्ट में आपने देखा 9th क्लास में भी कि कुछ जो है वो दिए होते हैं, इनको SLOs कहते हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। दीज आर एक्चुअली फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। टीचर्स जो है SLOs को पढ़ते हैं और ख़ुद भी वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उससे भी अवेयर होते हैं और स्टूडेंट्स को भी अवेयर करते हैं, ताकि दोनों एक क्लियर, जिनके पास एक गोल हो, यानी इन द लॉन्ग सेंस कि उनके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको उन्होंने अचीव करना होता है, और वो उसके लिए कौन कौन सा कंटेंट वो पढ़ा सकते हैं, कौन सा कंटेंट दिया हुआ है और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी होती है। ये टीचर्स अच्छी तरह पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनको डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो SLO जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो टीचर के लिए फर्स्ट दिया हुआ है वो है डिफाइन ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि हर इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आप वो डिफाइन कर सकेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को कि रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो ये जो है ये भी ब्लूम टेक्सोनॉमी के मतलब हायरार्की का जो है वो दिए हुए हायरार्की दी हुई है। तो ये जो है टीचर्स जो हैं उनके थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए बता दूं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स हैं, जिनमें कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर है और इफेक्टिव डोमेन है। तो 3 डोमेन में सबसे पहले जो 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, उनमें सबसे पहले रिमेंबरिंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद अप्लाइंग है, उसके बाद एनालाइजिंग है, फिर एवेल्युएटिंग है और फिर क्रिएटिंग है। तो ये 6 लेवल कॉग्निटिव डोमेन के हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये किससे रिलेट कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी सेकंड लेवल का। फर्स्ट रिमेंबरिंग आता है, यानी अब आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो रिमेंबरिंग में आ गई, लेकिन उसको आप जब उसको समझ लेते हैं तो वो सेकंड लेवल आ जाता है जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो हम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इसको जो है वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ फॉर द स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन में से फर्स्ट लेवल को लेके, यानी जो फर्स्ट SLO है उसको लेके हम चलेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। 9th क्लास की अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो 9th क्लास के हर चैप्टर में मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एफर्ट्स करते हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते बल्कि स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं और मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं वो मिलके फिर आपस में जो उनमें बॉन्डिंग होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और कंपाउंड्स भी लेते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलके फिर न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। किसी की रिडक्शन हो जाती है, किसी की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कुछ एडिशन रिएक्शंस होते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ ली हैं कि रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उन रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है कि हम हर एलिमेंट के सिंबल को लेते हैं या कंपाउंड्स के फार्मूलाज को लेते हैं। तो वो जो मालिक्यूल्स, कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इक्वेशन में हिस्सा लेते हैं, सॉरी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो मिलते हैं, तो उनको हम इधर उनके फार्मूलाज सिंबल हों, या फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन होता है तो वाटर बनाते हैं। तो उसके लिए हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले हम हाइड्रोजन का फार्मूला लिखें। हाइड्रोजन क्योंकि गैस की फॉर्म में है तो इसका फार्मूला क्या होता है, H2। ये H2 हमने लिख लिया, तो ये किसकी फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, हमने लिख लिया ब्रैकेट में नीचे गैस।
फिर इसके साथ क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो हम प्लस कर देते हैं क्योंकि दोनों ऐड होते हैं। तो हम ऑक्सीजन का फार्मूला लिख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो O2, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो ये मिलते हैं, तो मिल के हम फिर एरो का निशान लगाते हैं कि ये इन दो मिले, और ये एरो ये डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ये अब इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2H2O। यानी बैलेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे एटम के नंबर इक्वल होना चाहिए। अब ये H2 है तो 2 2 जार 4 है, तो इधर भी 2 2 जार 4 आ गए। ये O2 है तो यहाँ पर भी O के 2 आ गए। तो इसलिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी इस रिएक्शन की। तो ये इक्वेशन लिखने का ये तरीका। अब इक्वेशन जब मैंने लिखा तो इस पे गौर करें कि मैंने ये डायरेक्शन के लिए एरो डाला। इस एरो का ये मतलब है कि ये दोनों चीज़ें मिलके ये बना रही हैं। तो जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ बन गई यानी दोनों के मिलने के बाद जो न्यू चीज़ बनती है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो है ये चीज़ इसके डायरेक्शन को जाहिर कर रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें मिलती हैं और ये चीज़ बन जाती है। अब इसको जो है ये रिएक्शन जो है जब प्रोसीड करता है तो ये इसकी डायरेक्शन होती है। तो जो चीज़ आगे की तरफ जा रही है, यानी आगे की तरफ जाना है कि हमने जो चीज़ बनाते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो जाती है फॉरवर्ड। ये इसकी जो डायरेक्शन है ये क्या है, फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये डायरेक्शन इसकी ये यूं, ये इसका मतलब है कि ये कॉमन, अभी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं, कॉमन भी हम बात करते हैं। हमने कहीं जाना होता है, जब हम उसकी तरफ डायरेक्शन कर लेते हैं हम कहते हैं कि हमने फॉरवर्ड मूव करें। अगर हम एक स्टेप पीछे कर लें तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स स्टेप होगा। तो हम आगे की तरफ चलें वो फॉरवर्ड, और पीछे की तरफ चलें तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन में ये कौन सा है, ये फॉरवर्ड इसकी डायरेक्शन है। तो इसको कौन सी डायरेक्शन कहेंगे हम, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसकी। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब बनाते हैं अमोनिया और सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो फिर क्या बनाएंगे। अब ये ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पर हम H2 की बजाय अगर हम नाइट्रोजन कर लेते हैं, वो भी गैस है, उसका फार्मूला है N2। तो जब इसकी जगह ऑक्सीजन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये देखें इन्होंने क्या बना दी, ये भी गैस है, ये लिक्विड था। अब देखें यहाँ पर तो मैंने एरो लगाया और इसका ये हेड बना दिया, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने दो एरो लगाए और उनके जो है हाफ हेड हैं। ये देखें मैंने एक तरफ इसका लगाया और ये मैंने एक लगा दिया इसके एक तरफ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है इसकी डायरेक्शन ये भी है और इसकी डायरेक्शन ये भी है। इसका मतलब ये है कि ये वाले रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बन जाती है जिसको कहते हैं NO। अब ये प्रोडक्ट जो है जब ये ज़ाहिर शुरू में जब हम ये दो चीज़ें मिलाते हैं तो ये तो उस वक्त तो मौजूद नहीं होती। उस वक्त क्या होती है, इसका प्रेजेंस क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि ये तो अभी पैदा ही नहीं हुई ना, क्रिएट ही नहीं हुई, प्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो ये चीज़ें हम मिलाएंगे तो शुरू में इसका जो कंसंट्रेशन होगी यानी इसकी मौजूदगी जो है वो नहीं होगी, ये ज़ीरो होगी। अब ये जब मिलेंगे तो क्या आहिस्ता आहिस्ता जो जो टाइम आगे जाता जाएगा तो ये बनता जाएगा। फिर क्या होता है कि जब ये थोड़ी सी मिकदार इसकी बन जाती है तो ये फिर जो है ये अपने रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है, यानी इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है और ये इसमें चेंज हो जाता है। अब ये जो यूं डायरेक्शन इसकी जा रही है ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेकिन जो जो इस तरह प्रोसीड कर रहा है रिएक्टेंट जो है वो फिर प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन होगी। अब जो रिएक्शन जो होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड ही प्रोसीड करते हैं, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड प्रोड्यूस, जो फॉरवर्ड जो है वो प्रोसीड करते हैं, तो ये रिएक्शन कौन से हो जाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से, इरिवर्सिबल।
कौन से रिएक्शन हो गए? इरिवर्सिबल, यानी जो रिवर्स नहीं हो सकते, और जो रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएंगे, यानी प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगी, तो ये जो रिएक्शन कहलाते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। अब आपको समझ आ गई कि केमिकल रिएक्शन जो है वो अपनी प्रोसीडिंग के लिहाज से टू टाइप्स के होते हैं। जो सिर्फ फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, तो यानी रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब प्रोडक्ट की थोड़ी सी कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाती है, वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स बना देते हैं, तो उन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, अब क्या होता है ये जो है फॉरवर्ड भी अब इसमें से दो तरह की रिएक्शन आ गए। जो एक रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसको हम अगर हम इनको खोल के लिखें तो हम ये लिख लेते हैं कि N2 ये है प्लस O2, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो होगा ये प्लस ये मिलके क्या बना रहा है? 2NO। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये जो है वो मिलके ये बना रहा है। तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकेंगे इसमें ये N2, अब हम डायरेक्शन इसकी कौन सी डालेंगे? ये वाली। ये देखें, अब हमने एरो ये डाला कि ये जो है 2NO, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्स रिएक्शन। अगर हम दोनों को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और जो रिवर्स रिएक्शन को डिफाइन करें तो वो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कंबाइन टू मेक या टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स अगर रिएक्टेंट्स में चेंज हो रही हो तो वो रिवर्स रिएक्शन होता है। अगर रिएक्टेंट जो है मिलके प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही हो तो वो क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिएक्शन जो है जैसे मैंने कहा स्टार्ट में जो है हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास इनकी हाई कंसंट्रेशन होगी और इसकी ज़ीरो होगी। लेकिन क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? रिएक्टेंट्स जो है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि शुरू में ये हमारा जो है रेट जहाँ पर रेट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो रिलेटेड टू टाइम होता है। यानी रेट का मतलब है किसी चीज़ का हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि 1 सेकंड में कितना रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब मैं कहूँगी तो इसका मतलब है कि जो जो टाइम से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि टाइम गुजरता है तो क्या असर पड़ता है। तो जो जो टाइम गुजरता है रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। और रेट ऑफ शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो कम होता है। लेकिन जो जो टाइम आगे गुजरता जाएगा तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम को आपने 9th की फिजिक्स की बुक में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, लेकिन वो फिजिक्स का था। जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम भी उसका तो जो बेसिक मीनिंग होता है वो तो सेम होता है, लेकिन ये रिएक्शंस की बात होती है। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है जब उसकी ऊपर जो सारी फोर्सेस और टॉर्क जो है वो ज़ीरो होता है। यानी आपने पढ़ा कि वो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि स्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है और न्यूट्रल होता है। तो जब सारी फोर्सेस किसी चीज़ के ऊपर जितनी भी फोर्सेस जो है वो उस पर एक्ट कर रही हों, जब वो फोर्सेस ज़ीरो होंगी यानी एक दूसरे को वो इफेक्ट को बैलेंस कर देंगी, तो उस वक्त वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस में आ जाते हैं, तो तब उसको हम रिएक्शन को जो स्टेट होती है उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
अब आपने देखा होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। एक होता है जी, एक को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक फॉर्म में, और डायनामिक का मतलब होता है चलता हुआ, मूव करता हुआ। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो वहां पे रिएक्शन सीज हो जाए, यानी रिएक्शन स्टॉप हो जाए। जब वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो वो कौन सा होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, फॉरवर्ड भी जारी रहता है और रिवर्स भी जारी रहता है, लेकिन दोनों होते इक्वल हैं, वो मूव प्रोसीडिंग में होता है, प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है उनका रेट इक्वल होता है, तो वो कौन सा होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं, आपने टग ऑफ वार यानी रस्साकशी देखी होगी। रस्साकशी में बराबर जो है दोनों साइड पे टीम्स हैं, बराबर जो है वो खड़े होते हैं मेंबर्स, टीम मेंबर्स, तो वो रस्सी को खींच रहे होते हैं। जब रस्सी ना इधर मूव कर रही होती है ना उधर मूव कर रही होती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों टीमें जो है कोई भी फोर्स नहीं लगा रही। फोर्स दोनों टीमों के जो है साइड से लग रही होती है, लेकिन वो फोर्स चूंकि इक्वल होती है, ना एक की ज्यादा होती है ना दूसरी, इसलिए जो है वो रस्सी जो है वो दरमियान में रुकी हुई होती है, ना एक साइड पे जा रही होती है ना दूसरी साइड पे जा रही होती है। तो वो इट्स अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे दोनों फोर्सेस यानी अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो तब जो स्टेट आती है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में भी, यही होता है जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों जारी रहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी रहता है और रिवर्स रिएक्शन भी जारी रहता है। तो ये जो है उस वक्त दोनों जो हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम आपकी बुक से देखते हैं, बुक में जो एग्जांपल दी हुई हैं। 9.1 है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। 9.1 है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। Whenever a chemical change occur, chemical reaction take place in a chemical reaction. The substances that combine are called reactants and the substances formed are called products. ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब यहाँ पे बुक के आप समझना है तो दोबारा से मेरी वीडियो रिवर्स करके देख लें। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल दी हुई है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये दोनों मिलके, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये मिलके ये देखें, ये डबल एरो लगा हुआ है और इसको डबल हेडेड एरो लगा हुआ है कि ये फॉरवर्ड में भी प्रोसीड हो रहा है और रिवर्स में भी प्रोसीड हो रहा है। तो जिसमें सिंगल एरो होता है वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जिनमें डबल एरो होता है, हाफ हेडेड एरो होता है, ये इसका हाफ हेडेड एरो है, तो ये क्या होते हैं? ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दी हुई है, वो आप कर लेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं जब प्रोडक्ट जो है वो फॉरवर्ड वो बैकवर्ड भी प्रोसीड करते हैं, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स भी बना देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स रिमेन कांस्टेंट। यानी जितना वो आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है रिएक्शन, उतना ही पीछे की तरफ, जितना फॉरवर्ड उतना ही रिवर्स, तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है। जितना यानी आप देखें कि जितना वो बनाएगा, रिएक्टेंट मिल के जितना प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट फिर उतना ही जो है वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन दोनों की चेंज नहीं होती। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या है? अब ये देखें, ये ग्राफ है, ग्राफ के ये दो एक्सिस होते हैं, एक ये देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपको बताया जा रहा है कि ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी पर यूनिट टाइम कितना जो है रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो यहाँ देखें, जब ये दोनों जीरो होते हैं, इस साइड पे जीरो, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, टाइम इस साइड पे बढ़ रहा है, ये देखें एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इस साइड पे टाइम बढ़ रहा है और इस साइड पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो जब दोनों जीरो होते हैं, यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। अब जीरो है तो अब देखें जो जो टाइम गुजरता है, तो ये देखें ये जो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो है वो आपको दी हुई है। तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर देखें जो फॉरवर्ड रिएक्शन की ये वाला कर्व है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें वो कितना हाई है। ये देखें, ये यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, ये हाई होता है और ये लो होता है। जो जो टाइम प्रोसीड करता है, ये देखें ये बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है
लाइन बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीज होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इधर टाइम इंक्रीज हो रहा है और इधर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम जो जो इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पर आके ये देखें दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये यहाँ पर ये जो आ गया, ये कौन सी स्टेट आ जाती है, इक्विलिब्रियम की। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो जो है क्या हो गए, एक जैसे हो गए। यहाँ पर आपको सिंबॉलिक दिया हुआ है कि A+P जो है वो रिएक्टेंट्स है और C+D जो है वो क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जितना प्रोडक्ट जो है वो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। C+D यानी प्रोडक्ट मिलके क्या बना रहे हैं, हम रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब ये देखें लाइन दोनों की इक्वल होगी, इसकी मतलब है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। आगे जितना टाइम गुजरता जाएगा ये कंप्लीट होगा ही नहीं रिएक्शन, ये जितना ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते होते हैं, प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स बना देंगे, ये दोनों इसी तरह जारी रहेंगे और दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। एज लॉन्ग एज वी डू नॉट चेंज द कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, जब तक हम यानी सिस्टम की कंडीशन नहीं चेंज करेंगे। कौन सी कंडीशन होती हैं, आपने पिछले 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ा है कि जो सिस्टम को जो इफेक्ट करते हैं वो क्या होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस। तो आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे या प्रेशर चेंज कर देंगे या फिर आप जो है कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स आपने डाले हैं या प्रोडक्ट में आप कुछ चेंज करेंगी, तो सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जब तक आप उसको चेंज नहीं करते, उसमें मजीद कोई और चीज़ नहीं डालते या टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करते, तो ये इसी तरह जारी रहेगा, ये सीधी लाइन में आता जाएगा, यानी दोनों जो है वो सेम कंसंट्रेशन रहेगी। फॉरवर्ड रिएक्शन को डिफाइन किया, इसको भी डिफाइन किया हम पहले कर चुके हैं। अब आपको बताया गया है कि ये जो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें लिखें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, रिवर्स कौन सा है। तो ये भी आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ। ये देखें, ये इस तरह प्रोसीड होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। इसी तरह आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है कि आपने यहाँ पर बताना है कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा, रिवर्स कौन सा है। तो पहले मैं देखें C+H2O gives CO plus H2, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। बट व्हेन यू से CO plus H2 gives, इसको इधर लिखेंगे और ये क्या बनाएंगे, C+H2O, इसको इधर लिख देंगे, यानी यूं प्रोसीड होगा। तो फिर जो है ये कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन। इसमें भी 4HCl plus O2, सिर्फ आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एक एरो लगाना है, तो आपने बाकी इक्वेशन इसी तरह लिखनी है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब आप रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो इसको इस साइड पे लिखते हैं, इसको इस साइड पे लिखते हैं, एरो इसी तरह लगेगा, तो वो कौन सा होगा, रिवर्स रिएक्शन। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।